नमस्कार, मैं डॉक्टर सन्मुख नागनाथ मुच्छट्टे, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री छत्रपति शिवाजी महाविद्यालय उमरगा, जिला उस्मानाबाद। आज मैं बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के मुख्य प्रश्न पत्र क्रमांक 11 और मुख्य प्रश्न पत्र का नाम साहित्य शास्त्र 1 और सत्र पंचम सत्र। प्रस्तुत मुख्य प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में साहित्य का स्वरूप एक पाठ हमारे विश्वविद्यालय ने बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के अध्ययन के लिए रखा हुआ है। तो इस साहित्य के स्वरूप के अंतर्गत साहित्य की जो परिभाषाएं दी गई हैं उसका विवेचन विश्लेषण करने के लिए मैं आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं समय को ज़्यादा व्यतीत न करते हुए मैं तुरंत अपने विषय को प्रारंभ कर देता हूँ। सर्वसाधारणतया साहित्य शब्द का अर्थ होता है हित का साथ होना। साहित्य शब्द को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है और ये शब्द लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना हुआ है। मतलब इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। भाषा के माध्यम से अपने अंतरंग की अनुभूति और अभिव्यक्ति कराने वाली जो ललित कला होती है उसे ही काव्य या साहित्य कहा जाता है। यत् प्रत्यय के योग से साहित्य शब्द का निर्माण हुआ है और साहित्य में शब्द और अर्थ इन दोनों का सहभाव होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार हितकारक रचना का नाम साहित्य है। साधारणतः सन 1850 के बाद हमारे हिंदी साहित्य में साहित्य शब्द रूढ़ हो जाता है। उसके पूर्व साहित्य के लिए काव्य शब्द का ही प्रयोग हुआ है। विविध विद्वानों ने साहित्य को परिभाषित करने का अपने अपने ढंग से अलग अलग कालों में प्रयास किया हुआ है, परंतु उसमें कहीं पर अतिव्याप्ति का दोष है तो कहीं पर अव्याप्ति का दोष है। और ये साहित्य को परिभाषित करते समय ये सभी विद्वान अपने समकालीन साहित्य विषयक अलग अलग धारणाओं से या धाराओं से प्रभावित होने के कारण उनके मतों में विविधता दिखाई देती है। साहित्य की परिभाषाएं तीन भाषाओं के विद्वानों ने की हुई हैं। सबसे पहले संस्कृत आचार्यों ने जो साहित्य की परिभाषा की है उसको हमको देखना है। फिर उसके पश्चात हिंदी विद्वानों ने जो साहित्य की परिभाषाएं प्रस्तुत की है उसको हमको देखना है। फिर अंत में अंग्रेजी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाओं पर हमको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे। संस्कृत साहित्य में साहित्य के स्वरूप और विश्लेषण का सर्वप्रथम विवेचन आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में साहित्य की परिभाषा को व्यक्त करने वाले प्रथम आचार्य हैं आचार्य भामह। इन्होंने काव्यालंकार अपने इस ग्रंथ में उन्होंने साहित्य की परिभाषा दी हुई है। उन्होंने ये कहा हुआ है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह ये प्रथम आचार्य हैं जिन्होंने काव्य लक्षण को देते हुए ये कहा है कि शब्द और अर्थ का स्वभाव भी काव्य है। और साथ ही उन्होंने काव्य के लिए शब्द और अर्थ की संगति आवश्यक है, ऐसा उन्होंने माना है। उन्होंने ये भी बात कही हुई है कि शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक प्रकार सार्थक शब्दों का और दूसरा है निरर्थक शब्दों का। काव्य में सार्थक शब्दों का महत्व होता है क्योंकि ये सार्थक शब्द ही अर्थ की प्रतीति कराने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर ये कही हुई है और सार्थक शब्दों को सबसे ज़्यादा महत्व अपनी इस परिभाषा में दिया हुआ है। परंतु भामह के इस मत पर आक्षेप लेते हुए ये कहा गया है कि शब्द और अर्थ का सहभाव तो शास्त्र ग्रंथों में भी होता है परंतु उसे साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। साहित्य की परिभाषा करने वाले संस्कृत के दूसरे आचार्य हैं आचार्य दंडी। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में साहित्य की परिभाषा को प्रस्तुत करते हुए लिखा हुआ है कि शरीर तावद इष्टार्थ व्यय व्यच्छित पदावली। शरीर तावद इष्टार्थ व्यय व्यच्छित पदावली अर्थात काव्य का शरीर तो इष्ट अर्थ से युक्त पदावली होता है और
यहाँ उन्होंने इष्ट अर्थ का लिया है, इष्ट शब्द का अर्थ लिया है अभिप्रेत अर्थ या अपेक्षित अर्थ। परंतु दंडी के इस मत पर भी आक्षेप लेते हुए कहा गया है कि दंडी ने यहाँ काव्य के शरीर के बारे में बताया है, उन्होंने यहाँ पर काव्य की आत्मा के संबंध में कुछ भी बताया नहीं है। तीसरे आचार्य हैं आचार्य वामन। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में साहित्य की परिभाषा देते हुए लिखा हुआ है कि रीतियात्मा काव्यस्य विशिष्ट पदावली रीति, अर्थात काव्य की आत्मा रीति होती है। उन्होंने लिखा हुआ है कि काव्य की आत्मा रीति होती है और विशिष्ट पदावली ही रीति है। इस परिभाषा में वामन ने विशिष्ट पदरचना को काव्य का शरीर माना है और रीति को काव्य की आत्मा। परंतु इस पर भी आक्षेप लेते हुए कहा हुआ है कि जबकि पदरचना काव्य का बाह्य पक्ष है, बाह्य पक्ष मात्र है, अर्थात शरीर है, तो वह आत्मा कैसे हो जाती है, ये उस पर आक्षेप लिया गया है। उसके पश्चात काव्य की या साहित्य की परिभाषा करने वाले संस्कृत के चतुर्थ आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में एक लिखा हुआ है साहित्य की परिभाषा करते हुए कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यहाँ वाक्य का तात्पर्य उन शब्दों से है जो कि अर्थयुक्त हो, जिसमें अर्थ व्यक्त करने की क्षमता हो, उसे ही उन्होंने काव्य कहा हुआ है। अंतिम आचार्य, मतलब हमने जो भी ये आचार्य लिए हैं संस्कृत के, उसमें पांचवें आचार्य हैं आचार्य मम्मट। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में साहित्य या काव्य की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है कि तद्दशो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनक्वेपी, अर्थात मम्मट ने दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ को काव्य कहा है। और उन्होंने ये भी बात आगे जुड़ी है कि ऐसे स्थान पर कभी कभी अलंकार भी न हो तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ये संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत काव्य की परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं। उसके पश्चात हम लोग हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य की परिभाषाओं पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हिंदी के विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा हुआ है कि जो प्रभावशाली रचना पाठक और श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती हैं वह कविता कहलाती है। मतलब श्रोता और पाठक इन दोनों के मस्तिष्क पर जो रचना आनंददायी प्रभाव डालती है उसे ही उन्होंने काव्य कहा हुआ है। और उन्होंने ये भी बात आगे कही हुई है कि काव्य में विलक्षणता होती है और उसमें आनंद निर्माण करने की क्षमता होती है। दूसरे हिंदी के विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने साहित्य की परिभाषा देते हुए इनके दो मत हैं। साहित्य की परिभाषा के संदर्भ में इनके दो मत हैं। पहला मत ये है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी से जो शब्द विधान बाहर निकलती हैं उसे कविता कहा जाता है। एक उनका मत है। और दूसरे मत में उन्होंने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तीसरे हिंदी के विद्वान हैं आचार्य श्याम सुंदर दास। इन्होंने साहित्य के संदर्भ में या काव्य की परिभाषा करते संदर्भ में उन्होंने लिखा हुआ है, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि करे। अलौकिक आनंद और चमत्कार की सृष्टि जो रचना मनुष्य के हृदय में करती है उसे ही उन्होंने काव्य कहा हुआ है। चतुर्थ विद्वान हैं हिंदी के जयशंकर प्रसाद। इन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कही हुई है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं होता, वह एक रचनात्मक ज्ञान धारा होती है। ऐसा स्पष्ट मत जयशंकर प्रसाद ने कहा हुआ है। पांचवें आचार्य हैं डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र ने सरस शब्दार्थ को ही काव्य कहा है।
तो ये सारे जो विद्वान हुए ये हिंदी के विद्वान हुए, मतलब हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत ये साहित्य की परिभाषाएं हुई। अब हम लोग अंग्रेजी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाओं पर ध्यान देंगे या उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी के विद्वान हैं जिन्होंने साहित्य के संदर्भ में या काव्य के संदर्भ में जो परिभाषा व्यक्त की है, उसमें सबसे पहले है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ये रोमानी युग के प्रवर्तक कवि हैं। ये कवि आलोचक दोनों रूप में इनको ख्याति प्राप्त हैं। इनका एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। इस काव्य संग्रह के द्वितीय संस्करण की भूमिका में उन्होंने काव्य की परिभाषा करते हुए ये लिखा हुआ है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस। उन्होंने लिखा हुआ है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, अर्थात कविता बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कवि के मन में भावनाएं इकट्ठी होने लगती हैं और एक विशिष्ट क्षण में ये भावनाएं, मतलब जो कि शक्तिशाली रूप धारण करती हैं, ये शक्तिशाली भावनाएं सहज रूप से उस विशिष्ट क्षण में वो उमड़ घुमड़ कर बाहर निकलती है। यहां पर स्पष्ट है कि वर्ड्सवर्थ कविता और भावना के अटूट संबंध के महत्व को स्वीकार करते हैं और इसके अभिव्यक्ति में कवि को एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, ऐसा भी उनका मानना है। दूसरे अंग्रेजी के विद्वान हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ये भी वर्ड्सवर्थ की तरह कवि आलोचक दोनों भी थे। वर्ड्सवर्थ को कवि के रूप में ख्याति प्राप्त थी तो मैथ्यू आर्नोल्ड को आलोचक के रूप में ख्याति प्राप्त थी। आर्नोल्ड आनंद को काव्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी इस बात को भी उन्होंने महत्व दिया है कि वे जीवन के संदर्भ में काव्य की सार्थकता को देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने आर्नोल्ड जीवन के संदर्भ में काव्य की सार्थकता को देखते हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि कवि का दायित्व है कि जीवन की समीक्षा करना। इसी प्रकार का मत उनका है और फिर इसी आधार पर उन्होंने कविता की परिभाषा की हुई है। उनका कहना है पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोएट्री इज एट बॉटम ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, अर्थात कविता अपने भीतरी तह पर जीवन की समीक्षा करती है। कविता जीवन की समीक्षा है, ऐसा कहकर आर्नोल्ड ने कविता को जीवन के साथ अभिन्न रूप में जोड़ दिया है। तीसरे अंग्रेजी के विद्वान हैं आईए रिचर्ड्स। इन्होंने मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उसके आधार पर इन्होंने काव्य की समीक्षा की हुई है और उन्होंने कविता तथा संपूर्ण साहित्य को मनोवेगों में संतुलन स्थापित करने वाला माध्यम माना है। उनके अनुसार मनुष्य के मन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, उनका कहना है कि मनुष्य के मन में जन्म से लेकर मृत्यु तक इच्छामूलक और द्वेषमूलक आवेगों का द्वंद्व चलता रहता है और साहित्य क्या करता है कि इन दो परस्पर विरोधी आवेगों में संतुलन स्थापित करने का काम करता है। आगे उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि काव्य मानव मन में ऐसे भावों को जागृत करता है, काव्य मानव मन में ऐसे भावों को जागृत करता है जिसके द्वारा उसकी आकांक्षाएं दबती नहीं, वरना संतुलन एवं समाहार हो जाता है, जिससे सुख की अनुभूति होती है। जिस प्रकार काव्य में आवेगों को संतुलित करने की एक क्षमता जितनी अपार होगी वह उतना ही अधिक श्रेष्ठ और मूल्यवान होगा। इस प्रकार का कथन हमारे रिचर्ड्स ने दिया हुआ है
वास्तव में ये काव्य की परिभाषा न होकर काव्य का प्रयोजन है, परंतु दूसरे वाक्य में वो स्पष्ट रूप में एक कहते हैं कि आवेगों के संतुलन की क्षमता का नाम ही कविता है। रिसर्च साहित्य को उपयोगिता की दृष्टि से देखते हैं और ये भी मानते हैं कि साहित्य के कारण ही मनुष्य का मन संतुलित रहता है, और इस बात को उन्होंने अलग अलग प्रमाणों द्वारा भी स्पष्ट करने का प्रयास किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने साहित्य की परिभाषाओं को अत्यंत संक्षिप्त सरल शब्दावली में मैंने संस्कृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं यहाँ पर प्रस्तुत की है, और फिर उसके पश्चात अंग्रेजी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं यहाँ पर प्रस्तुत की है। तो मेरे सभी छात्रों को ये प्रस्तुत विषय उनके समझ में जरूर आएगा, ऐसा मेरा अदम्य विश्वास है। इस बात को आप लोग छात्र यदि बार बार यदि सुने तो आसानी से पूरे विषय को समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।